and welcome to online class. आज के वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन, भारत में रेलवे का विकास पर व्यंग करते हुए किसने कहा कि यह दूसरों के दुल्हन का अलंकरण जैसा है। यानी भारत में रेल का विकास किया जा रहा है, ये दूसरे की दुल्हन को सजाने जैसा है। ये वक्तव्य, ये व्यंग किसने किया था? अपनी दुल्हन की चिंता न करके दूसरों की दुल्हन को सजाने का काम, संवारने का काम ब्रिटिश सरकार कर रही है। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह व्यंग किया। ये व्यंग है, जैसे भारत में संचार व्यवस्था की शुरुआत रेल का विकास, ये सब भारतीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए किया गया, जिससे ब्रिटेन को समृद्ध बनाया जा सके। अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करके भारत से धन इंग्लैंड ले जाकर इंग्लैंड को कैसे समृद्ध बनाया जाए, इसके लिए भारत में ऐसी व्यवस्था की गई तो उसमें संचार व्यवस्था की शुरुआत हो या रेल का विकास हो, तो इसी विकास पर, यानी रेल की शुरुआत पर ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये दूसरों के दुल्हन को सजाने का जैसा कार्य है। अब दूसरा प्रश्न इसका, दूसरा प्रश्न, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? एनी बेसेंट। ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य एनी बेसेंट ने, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है? दरअसल एनी बेसेंट ने यह कहा था, टमटम यानी नगाड़ा, ड्रम। उन्होंने कहा तो मैं तो ड्रम हूं और सोए हुए भारतीयों को जगाने का काम कर रहा हूं, राजनीतिक रूप से जागृत करने का मैं काम कर रहा हूं, ताकि वो अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सके, अपने राजनीतिक अधिकार हासिल कर सके। तो ये बड़ा कमाल का स्टेटमेंट था उनका कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। और एनी बेसेंट पहली, ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। इन्होंने होम रूल
को भी एस्टेब्लिश किया था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी अडेयार, जो मद्रास में इसका मुख्यालय है। कॉमनवेल्थ पत्रिका की भी शुरुआत की थी इन्होंने। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन है। कॉमनवेल्थ पत्रकारिता की शुरुआत करना, स्वयं को इन्होंने टमटम के रूप में प्रस्तुत किया, एक नगाड़े के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। निश्चित तौर पर यह आंदोलन ने महात्मा गांधी के आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार की। होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक भी थे, तो बाल गंगाधर तिलक का जो प्रभाव क्षेत्र था, या फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल आंदोलन था, उसकी सीमाएं थी। लेकिन एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, ये उनकी तुलना में अधिक विस्तृत था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये चुनी गई थी। 1916 में ही ये महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, पहली महिला अध्यक्ष ये बनाई गई। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न भी एक स्टेटमेंट बेस्ड है। तीसरा प्रश्न ये, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है, हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका था? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने यह कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकता है। यह अरविंद घोष ने यह वक्तव्य दिया था। यह स्टेटमेंट अरविंद घोष का है। बंगाल में पहले चरण में, यानी स्वतंत्रता कांग्रेस के स्थापना या क्रांतिकारी आंदोलन के, क्रांतिकारी भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका फर्स्ट फेज 1900 से 1920 तक रहा था। फर्स्ट फेज 1920 तक रहा था। इसमें अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युगांतर पत्र की स्थापना, तो युगांतर पत्र की शुरुआत तो वरिंद्र घोष ने की थी, लेकिन आगे चलकर उसका संपादन भी किया। हालांकि बहुत जल्दी ये भारतीय राजनीति से, अलीपुर बम कांड में ये अभियुक्त बनाए गए और बहुत जल्दी ही इन्होंने सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और पौंडीचेरी में एक आश्रम की व्यवस्था की, स्थापना की, और लगभग ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल की तुलना, किस गवर्नर जनरल की तुलना, चौथा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन की तुलना, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है, क्योंकि औरंगजेब के शासन के बाद मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत। कई इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उसे जिम्मेदार भी ठहराते हैं।
तो ये मुगल शासन में एक टर्निंग पॉइंट था। औरंगजेब का शासन यानी एक टर्निंग पॉइंट था। उसी तरह लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासन में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट था ये। औरंगजेब की नीतियों से हिंदुओं की नाराजगी बढ़ी, कर्जन की नीतियों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। तो लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह दल आज भी है, राजनीतिक दल आज भी है, बंगाल में सक्रिय भी है। आपको पता है कि इन्हें कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ा था? 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने पराजित किया था पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, जो कि महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे। पराजित होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी की पराजय मेरी पराजय। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच कई मुद्दों पर मतभेद था। तो 1939 में इस मतभेद के कारण 1938 में भी वो अध्यक्ष चुने गए और 1939 में भी अध्यक्ष चुने गए। 1939 में अध्यक्ष पद के साथ साथ कांग्रेस से भी अलग हो गए। इसके बाद ही गिरफ्तार किए गए। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से रिहा किया। फिर उसके बाद वो भारत से बाहर निकल गए और जापान जर्मनी के सहयोग से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास करने लगे। दुर्भाग्यवश वो कभी भारत वापस नहीं आ सके। ऐसा माना जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की जांच के लिए भी कई कमीशन बिठाए गए, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट क्या हुआ, क्या उस प्लेन क्रैश में वो मारे गए या फिर लंबे समय तक वो अज्ञातवास में रहे, ये अभी भी दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो उन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, यानी कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। यह किस युद्ध के परिणाम की सूचना है? यह किस युद्ध के परिणाम की सूचना है? 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं, और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। ये किस युद्ध का परिणाम है? ये पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम है। पानीपत के तीसरे युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध पानीपत के तीसरे युद्ध का युद्ध का परिणाम है। दरअसल इस युद्ध के बाद पेशवा बालाजी बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी ने इसी तरह ये सूचना दी थी, 2 मोती विलीन हो गए। इसी प्रकार की सूचना एक व्यापारी ने बाजीराव को दी। 1761 में यह युद्ध हुआ था, अब्दाली और मराठों के बीच। अब्दाली वर्सेस मराठा। अब्दाली का नेतृत्व तो स्वयं अहमद शाह अब्दाली कर रहा था, यानी दूसरी तरफ का तो स्वयं अब्दाली कर रहा था, लेकिन मराठों का नेतृत्व सदाशिव भाऊ कर रहा था। सदाशिव भाऊ। कमर टूट गई थी मराठों की इस युद्ध में। केएम पानिक्कर ने तो ये कहा है कि ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसका कोई सदस्य इस युद्ध में ना मारा गया हो। कुछ परिवार तो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। ये एक बहुत ही भयानक युद्ध था। ये टर्निंग पॉइंट भी था भारत में। इस युद्ध के बाद ये तय हो गया, इस युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया कि शासक चाहे जो भी हो, भारत के अगले शासक मराठे नहीं होंगे। मुगल साम्राज्य का लगभग पतन हो चुका था। अहमद शाह अब्दाली भारत में कोई सत्ता स्थापित करने की योजना नहीं थी उसे वो तो सिर्फ भारत को लूटना चाहता था। मराठे पराजित होने के बाद मराठों को लेकर जो एक विश्वास था लोगों में कि शायद अगले शासक मराठे होंगे भारत के, ये भ्रम भी दूर हो गया, समाप्त हो गया। वैसी स्थिति में भारत में एक बड़ा वैक्यूम, खालीपन क्रिएट हो गया, और इस अवसर का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेज इस राजनीतिक खालीपन को भरने का प्रयास ही किया, और इसमें वो सफल भी हुए। तो पानीपत का युद्ध काफी निर्णायक और एक टर्निंग पॉइंट वाला युद्ध था, जिसमें अब अहमद शाह अब्दाली ने एक पक्ष का नेतृत्व किया था, जबकि दूसरे का नेतृत्व मराठा सरदार सदाशिव भाऊ ने किया था, और उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध के परिणाम से उनको इतना सदमा लगा कि कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास। अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ यानी जो शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची, में नहीं है तो उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया था। अवशिष्ट सूची में रखा गया था और यह अवशिष्ट सूची पर में वायसराय का अधिकार होता है। यानी जो विषय अवशिष्ट सूची में शामिल थे उस पर वायसराय ही निर्णय ले सकते थे, वायसराय ही कोई कानून बना सकते थे। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? वर्ष 1931, यहां गलत प्रिंट हो गया, 1981 नहीं बल्कि 1931 ईस्वी के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1921 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त? मौलिक अधिकार की दो श्रेणी है। एक श्रेणी में वो अधिकार रखे गए हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और दूसरी श्रेणी में वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त। तो इसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 23 और 30 ये 5 ऐसे अधिकार हैं। अनुच्छेद 15 जो ये भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है कि उनके साथ किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 ये अधिकार देता है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ
धर्म, जन्म स्थान, जाति, लिंग, किसी के आधार पर भी अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाए, यानी सबको बराबर का मौका मिलेगा। 19 जिसमें 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं निवास करने की स्वतंत्रता, जीविका की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको 19 में प्रदान की गई। 23 में किसी भी मानव का दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, और अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक से संबंधित है, इन 5 मौलिक अधिकारों को, ये 5 मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। बाकी के अधिकार, शेष जो अधिकार है, वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी? पिछड़े वर्ग की पहचान, पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1979 में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इसके लिए उन्होंने 11 इंडिकेटर्स का उपयोग किया था। 11 इंडिकेटर्स का उपयोग किया था, जिसमें शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन को आधार बनाया था। यानी मंडल आयोग इसकी स्थापना 1979 में की गई थी जनता पार्टी की सरकार द्वारा। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1979 में इसकी स्थापना की गई। इसकी सिफारिश को, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार के बाद पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को उसने बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार यानी जनता दल की सरकार आई, तो इस मंडल कमीशन को भारत में लागू किया गया और इसी आयोग की सिफारिश के तहत पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दिया गया। तो ये आरक्षण आज भी जारी है। ये 27% का आरक्षण इसी मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश पर ही दिया गया था। और 1979 में जो इस आयोग का गठन किया गया था, इसमें 5 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कर रहे थे, जो बिहार के ही रहने वाले थे। इनके नाम पर मधेपुरा में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। उन्होंने 11 संकेतक, 11 पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स का उपयोग किया था और आमतौर पर सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया था अपनी रिपोर्ट का। और उसी के आधार पर भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा केस का संबंध किससे है? विशाखा केस, विशाखा केस का संबंध
संबंध किससे है? दरअसल महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यानी कार्यस्थल पर, यानी वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया, जिसे हम विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। विशाखा गाइडलाइन यानी एक महिला को भी काम करने का अधिकार है और सुरक्षित वातावरण में काम करने का अधिकार है। अगर किसी दफ्तर में अगर वो काम करती हैं तो उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का सेक्सुअल एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए। आमतौर पर ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। इसी से संबंधित एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था और उसी के निर्देशानुसार विशाखा गाइडलाइन तैयार किया गया, जो महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए ये गाइडलाइन जारी किया गया। तो विशाखा केस का संबंध यौन उत्पीड़न से है। बेसिकली वर्किंग प्लेस पर विमेंस के साथ किसी प्रकार के सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए ऐसा किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक की रचना किसने की? दरअसल ये हाल की पुस्तक है। दरअसल 132 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक की रचना विनोद कापरी ने की। विनोद कापरी, फिल्म निर्माता विनोद कापरी ने इसमें 7 बिहारी प्रवासियों श्रमिकों के लॉकडाउन में घर वापसी का वर्णन है। और ये 7 कामगार गाजियाबाद से सहरसा तक की यात्रा की थी साइकिल से यह यात्रा की। दिल्ली से साइकिल पर अपने पिता को बिठाकर दिल्ली से सहरसा पहुंचने की कहानी या बिहार पहुंचने की कहानी ज्योति की भी है। ये घटना काफी इसकी काफी चर्चा हुई थी। तो विनोद कापरी ने इन प्रवासी मजदूरों को घर लौटने की इस यात्रा वृतांत को उन्होंने अपने पुस्तक का थीम बनाया। और ये श्रमिक गाजियाबाद से सहरसा तक, और दरअसल साइकिल से निकलने के बाद, अपने घर के लिए निकलने के बाद, क्योंकि लॉकडाउन था, किसी प्रकार की कोई कन्वेनियंट नहीं थी, वैसी स्थिति में ये मजदूर साइकिल से ही अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में भूख, प्यास, थकान, पुलिस, एक जिला से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, क्वारंटीन, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हुए ये घर तक पहुंचे। उन्हीं परेशानियों का वर्णन इस पुस्तक में विनोद कापरी ने, एक फिल्म प्रोड्यूसर है वो, विनोद कापरी ने किया है कि कौन कौन सी मुश्किलों का सामना उनको इस यात्रा के दौरान करना पड़ा। इस यात्रा के दौरान कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं पुलिस से सामना, कहीं भूख की समस्या, प्यास की समस्या, थकान, रात्रि विश्राम, ये तमाम तरह की समस्याएं यात्रा के दौरान
उन्होंने सामना किया होगा, उसी का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, गाजियाबाद टू सहरसा। ये 7 कामगारों की यात्रा वृतांत है लॉकडाउन के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश, ये हम भी इंतजार कर रहे हैं इसका, पूरी दुनिया दुनिया के हर देश इसका इंतजार कर रहा है। विश्व का पहला देश जो 15 जून 2021 से मास्क मुक्त हो जाएगा, आप भी इंतजार कर रहे होंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं इसका। 15 जून से ये मास्क मुक्त हो जाएगा। ये है इजराइल।